यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड कि अगर नीतीश कुमार जी साथ होते अगर भाजपा के तो शायद इस मुद्दे पर ट्रिपल तलाक की तरह ही रिएक्ट करते। तेजस्वी यादव की ताजपोशी वाला मामला अटका हुआ है, उसको कहाँ से आप लोग देखिए बने ये सब, ये नरेंद्र मोदी का डबल फेस है कि नहीं? कहाँ गया बने इन लोग का भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम? ये सीबीआई, ईडी और आईटी का प्रयोग मात्र अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए करते हैं। परेशान बोलती जरूर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप रेप या जो बलात्कारियों को यदि आप क्षमादान देंगे तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे बाहर निकलेगी, कैसे पढ़ेगी? और भाजपा कभी जनहित में काम नहीं करती, वो तो पूंजीपतियों के लिए काम करती है। किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखा जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, देश में जो राजनीतिक माहौल है इस पर बहुत टिप्पणी करना इस वक्त आगे आगे चलना कहलाएगा, लेकिन अक्सर हम यही करते नजर आते हैं। बिहार देश की राजनीति से किस तरह से प्रभावित हो रहा है, बिहार में हुई विपक्ष की बैठक से देश की राजनीति कितना प्रभावित हो रही है, इसे तो आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा जबरदस्त पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, भाजपा अतिरिक्त पार्टियों के विधायकों को भी तोड़ रही है, और वो जो इस विपक्ष के बैठक में बैठे थे उनको एक मैसेज भी दे रही है कि ये कुनबा बनने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि विपक्ष का कुनबा भानुमति का पिटारा है, टूट जाएगा, इससे किसी को कोई डर नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं करके सीधा सीधा हमला लोकतंत्र पर किया जा रहा है। इसका असर बिहार की राजनीति पर किस तरीके से पड़ेगा? बिहार में रोज चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पार्टी टूट जाएगी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच यदि आपको उस पार्टी के ही सबसे इंटेलेक्चुअल चेहरे से बातचीत करवा दे, तो अगर आपको ये बात वहीं से जदयू से ही समझ में आ जाए कि जदयू में क्या चल रहा है, नीतीश क्या फैसला लेने वाले हैं, क्यों लगातार बैठकें हो रही हैं, और 2017 की तरह परिस्थितियां अगर तेजस्वी यादव के साथ बनी है तो क्या इस्तीफा लिया जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हमें आईएएस बनाने की फैक्ट्री परिमल जी देंगे। परिमल जी, आप जदयू में भी हैं, जदयू में एक महत्वपूर्ण पद आपको दिया हुआ है, बांकीपुर का प्रभार भी दिया हुआ है, आपको प्रदेश महासचिव भी बनाया गया है, पैनलों में आप लगातार दिखते हैं डिबेट्स में, और आईएएस बनाने की फैक्ट्री आपको कहा जाता है, क्योंकि बिहार में नाम तो नहीं ले सकते हैं, आपने मना किया है, लेकिन कई ऐसे आपके शिष्य हैं जो अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले से शुरुआत तो हम यही करेंगे कि जो नया चर्चा शुरू हो गया है बिहार में, पदाधिकारी वर्सेस मंत्री। आपने सुना होगा शिक्षा विभाग में क्या हुआ है, के पाठक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे काफ़ी नाराज लग रहे हैं चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं। विवाद में वो भी रहते हैं, विवाद में ये भी रहते हैं। क्या चल रहा है सर? सबसे पहले आप अपने चैनल भारत लाइव पर बुलाने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक के पाठक का प्रश्न है या चंद्रशेखर का प्रश्न है, मैं ये कह दूँ कि सभी को अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के निभाने का की जिम्मेदारी होती है, राइट। और के पाठक तो काफ़ी बेहतर नौकरशाह रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया के साथ वो काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि दोनों में यदि कोई मतभिन्नता है तो उसको उचित रूप से उसका समाधान किया जाना चाहिए, है ना। समान रूप से मैं समझता हूँ कि इसको एक राजनीतिक तूल नहीं पकड़ा जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तूल तो सर दिया ही नहीं जाना पड़ेगा। जब जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर जनता द्वारा भेजे हुए, उनके फैसलों को वो ओवर पास कर दे कोई पदाधिकारी। नहीं, ओवर पास करने की बात नहीं है। देखिए, एक्चुअली कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ बाय फॉल्ट भी नियम कानून को हम नज़रअंदाज किए जाते हैं, तो उसके करेक्शन के लिए मैं समझता हूँ कि के पाठक प्रयास कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। और इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई किसी मंत्री के विरुद्ध, हालांकि एक कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए मंत्री और पदाधिकारी के बीच, मैं तभी काम हो पाएगा, तभी बेहतर। जैसे जो हमारे जो महागठबंधन की सरकार है उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय और विकास की प्रक्रिया, सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा भी है। बिना शिक्षा का तो आप सामाजिक न्याय उपलब्ध करा ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही, है ना, समाज को बेहतर पथ प्रदर्शन कर सकता है। तो
ऐसी स्थिति में के पाठक तो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग के पदाधिकारी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आशा करते हैं कि वो उचित निर्णय लेंगे और जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी पर्टिकुलरली उनके अपने जो भी समस्या या जो भी ग्रीवांस होंगे वो उचित फोरम पर रखकर उसका निष्पादन। आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप एक बड़े शिक्षाविद भी रहे हैं। दिल्ली में आपने बड़े बड़े संस्थानों में जब अपना योगदान दिया है और एक बड़ा फैसला आपने कर लिया है, आप रेडियंट नाम से संस्थान एक बिहार में लेकर आए हैं जो IAS बिहार में बच्चों को बनाने की काम करेगा। अब कहा जाता है कि बिहार कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन के लिए, शिक्षा की स्थिति खराब है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला आपने लिया है तो निश्चित तौर पर धारा के विपरीत जा रहे हैं या आपको विश्वास है नीतीश कुमार के प्रति? नहीं, देखिए जहाँ तक हमारे आदरणीय नीतीश कुमार का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता, नीति और विचारधारा भारत के सबसे सशक्त पार्टियों में से एक है जी, राइट। और साथ ही साथ इनके शासनकाल में तो निश्चित रूप से शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है और महिला शिक्षा विशेष रूप से आप देखें इस बार भी UPSC के में जो प्रथम और द्वितीय जो स्थान है वो कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित ही रहा है। इससे और इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए थे पिछले प्रारंभिक परीक्षा के 60 UPSC के, उसमें कट ऑफ मार्क्स को आप देखें शायद पूरे भारत में किसी प्रोविंस में इतने हायर कट ऑफ मार्क्स नहीं जाते हैं। तो स्पष्ट है कि शिक्षा के लेवल तो काफ़ी ऊपर है राइट। और निश्चित रूप से जो BPSC लगातार एग्जाम भी ले रही है, काफ़ी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन के दौरान बिहार में बेहतर शिक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ है और यही कारण है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के पैटर्न पर पटना में भी और बिहार में भी इस तरह की संस्थाओं का विकास किया जाए ताकि यहाँ रहकर लड़के IAS की तैयारी कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। हमने डोमिसाइल को लेकर सब चर्चा अच्छी खासी सुनी है। आपने देखा होगा शिक्षक काफ़ी आंदोलित थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, सरकार के खिलाफ थे, क्योंकि सरकार ने एक फैसला कर लिया है कि बाहर से, बिहार के बाहर से आकर शिक्षक यहाँ आवेदन कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सही नहीं है बिहार के प्रतिभा के साथ। देखिए इसमें पहले बेरोजगारी नहीं पहले बेरोजगारी की बात सही है, लेकिन बहुत डिफ्रेंसिएशन आप नहीं कर सकते। नहीं तो यदि आप इस तरह का करेंगे तो दूसरे राज्य भी उस तरह के एक्शन लेंगे। आप समझे ना कि बिहार के छात्र काफ़ी संख्या में उत्तर UP PCS में कम्पीट कर रहे हैं, राजस्थान PCS में कम्पीट कर रहे हैं। राजस्थान में तो एक पैटर्न रहा था कि 55 to 60% स्टूडेंट बिहार से कम्पीट कर रहे थे। मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति है, झारखंड में भी हम लोग जा रहे हैं, है ना, एग्जाम देने। यहाँ के छात्र जो है एग्जाम देने जाते हैं और काफ़ी सफल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोमिसाइल नीति बनाकर और मात्र बिहार के छात्रों को ही यहाँ के पदों के लिए सीट आरक्षित, इतना लिबरल तो नहीं बनाना चाहिए था सर कि मतलब जाके कुछ प्रायोरिटी कर ले, वहाँ कहीं 3 साल है कहीं 5 साल। अरे ऐसे भी समझिए जो भी विद्यार्थी हैं जो एग्जाम शिक्षक के लिए, शिक्षक पदों के लिए जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार के छात्र काफ़ी मेधावी हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो पर्टिकुलरली आप देखिए ना UPSC में बिहार के लड़के काफ़ी अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक स्टेट में आप देखिए काफ़ी संख्या में बिहार के लड़के कम्पीट कर रहे हैं। क्या अंतर पड़ता है? कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं सरकार यहाँ के छात्रों के विरुद्ध काम कर रही है, ऐसा कुछ बात नहीं। सरकार छात्र और युवाओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ आपने देखा, ये बिहार की बैठक का एक्शन रिएक्शन तो नहीं था ना? निश्चित रूप से मैं आपको बतला दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो वादे करके सत्ता को प्राप्त किया उस सभी मोर्चों पर बीजेपी विफल रही। आपने देखा जैसे सरकार ने किसानों के हितों को कुचलने के लिए नई कृषि नीति को लाया जिसका विरोध अखिल भारतीय स्तर पर किसानों ने किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। ऑब्जेक्टिव था सरकार के नीति का कि किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखा जाए, क्योंकि उसमें प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी थे। तो निश्चित रूप से इसके अलावा आप देखिए कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध देने की बात की थी, तो कम से कम 18 करोड़ तो रोजगार प्राप्त होने चाहिए थे, मात्र 7 लाख रोजगार उपलब्ध
कराए गए, तो है ना। महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार बहुत बेहतर प्रतिमान है, आप देख ही रहे हैं। जबकि जो केंद्र सरकार है या बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका बेस्ट उदाहरण आप देखते हैं, ये गुजरात में बिल्किस रेप कांड के जो अभियुक्त थे उनको महिमा मंडित इन लोगों ने किया। फिर आप देखिए दूसरा उदाहरण, आप देखिए कि अभी जो संसद भवन के निर्माण में जो इनॉग्रेशन था वो तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए। उससे दो मैसेज आता है, एक तो वो ट्राइबल है और दूसरी बात क्या वो महिला है। तो महिला सशक्तिकरण की वो सबसे बेहतर प्रतिमान है, लेकिन मोदी सरकार ने उनको नजरअंदाज कर दिया। तो जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो महिलाओं का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहती है, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहती है। एक दमनकारी नीति चलाती है, अपमानित करने का काम करती है। बोलती जरूर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप रेप या जो बलात्कारियों को यदि आप क्षमादान देंगे तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे बाहर निकलेगी, कैसे पढ़ेगी, राइट। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, बिहार पर इसका असर बोल रहे हैं लोग कि पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार अपने सांसदों विधायकों से बात कर रहे हैं। कोई अघोषित म्यूटनी की भी बात होती है कि जदयू में एक म्यूटनी हो जाएगी, टूट जाएंगे लोग। खास तौर पे तब सर जब नीतीश कुमार 2017 में तेजस्वी यादव पर इससे कम चार्जेस लगे थे तो सरकार गिरा देते हैं इस्तीफे की डिमांड के साथ, और अब तो चार्जशीटेड हो गए हैं। अब तो देखिए होना चाहिए ना। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पूर्ण रूप से इंटैक्ट है। आप समझें कि किसी भी पार्टी जब जो पार्टी चुनाव में जाती है तो जितने भी संख्या बल में वो जीत के आए वो अनदर थिंग है, लेकिन पार्टी की विचारधारा नीति काफी महत्वपूर्ण होती है, और उस संदर्भ में जनता दल यूनाइटेड की नीति और विचारधारा सबसे सशक्त है। तो और जो भी लोग हैं हमारे पार्टी में, है ना, आप जानते हैं कि करोड़ों पर्टिकुलरली नए सदस्य बने हैं और वो समर्पित हैं हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति, उनके नीति और विचारधारा के प्रति। तो जो विचारधारा आधारित पार्टी होती है ना, उसमें टूट फूट की कोई संभावना नहीं होती है। सभी लोग, सभी विधायक, सभी पर्टिकुलरली जो सांसद हैं और इसके अलावा प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति, और यहाँ कोई टूट फूट होने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या स्टैंड है सर? देखिए जहाँ तक तेजस्वी यादव तो अब आगे नहीं निश्चित रूप से मैं आपको मामला बनता है। आपने प्रश्न उठाया था 2017 की स्थिति, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सीबीआई ने इस मामले पर 2 बार जांच गठित की और दोनों बार के जांच में उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो मामला तो ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो गया था, लेकिन जब फिर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो फिर सक्रिय हो गए ये लोग घबरा गए। देखिए 23 जून को जो महागठबंधन के 15 है ना दलों की बैठक पटना में आयोजित की गई, इससे बड़ा संदेश गया और इसकी गुंज जो है 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपको स्पष्ट दिखलाई देगी और भारत की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, है ना, उखाड़ फेंकेगी। इससे बीजेपी घबरा गई है। और दूसरी बात आपको बतला दें कि बीजेपी को अपने पर भी भरोसा नहीं रहा। जैसे बीजेपी, एक तो कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व में जो केंद्रीकरण है उससे कई पर्टिकुलरली उसके पार्टी के ही लोग खफा हैं। कई न्यूज आया है, आप राजीव प्रसाद रूडी की बात आप कर लें, रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, बल्कि वो लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं, हम लोग जाने वाले नहीं हैं। ये वास्तविक स्थिति है। ये आप जब पूरे शक्ति का केंद्रीकरण करेंगे तो लोग तो आपके यहाँ छिटकेंगे भी। आपने भी कहा, ये हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने, है ना, सांसदों से भेंट मुलाकात की है, विधायकों, तो स्पष्ट है कि हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ तो केंद्रीकरण की कोई बात नहीं है। यहाँ तो आरोपित नहीं किया जाता है ना, सभी से राय मशविरा करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डूबती नाव है। कौन? आरसीपी ने कहा डूबती नाव है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कई लोग संपर्क में है कई पार्टियों के। अच्छा एक बार बतलाएं कि आरसीपी सिंह बोलते डूबती नाव है, छटपटा क्यों रहे थे कि किसी तरह राज्यसभा में भेज दे पार्टी? आए थे ना कॉन्फिडेंटली, बोलते थे ना कि नहीं निश्चिंत रहो। उनके साथ जो कुछ लोग लगे हुए थे जो भ्रम के शिकार थे, जिनको आरसीपी सिंह बहुत बड़े लीडर नजर आ रहे थे, कहाँ चले गए? एक विधायक गया क्या? एक सांसद गया क्या? अरे उनकी स्थिति तो हमारे पार्टी में सिर्फ हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के दृष्टि का परिणाम था। कहाँ गया? कहाँ है वो? आप देखिए ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि वो सम्राट चौधरी, है ना, के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप समझिए कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कितना सम्मान दिया था, राइट। यहाँ हेड ऑफ द पार्टी बन के रहते थे, लेकिन वही पद की लालसा, लोलुपता, है ना, बने लोभीपन, उसी ने उनको डुबा दिया।
सही बोले तो उनको ये फील होने लगा कि हमारी, अरे उनकी क्या थी, वो तो ब्यूरोक्रेट थे, वो राजनीतिक व्यक्ति है कहाँ। अभी भी जो स्टेटमेंट आप देते हैं वो तो पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ही नहीं जी, आप नॉर्मल पर्टिकुलरली बात करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से केवल वही नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि टूट जा रहा है। अच्छे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चिराग पासवान से आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि बिहार के विधानसभा में उनके कितने सदस्य हैं? तो नहीं, रूटलेस व्यक्ति हैं वो, आधारहीन व्यक्ति हैं, हवा व्यक्ति हैं। अरे वो अधिकांश समय दिल्ली में रहे हैं या पंजाब में रहे हैं या मुंबई में रहे हैं। मुंबई में तो असफल ही हो गए, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए वो बार बार यहाँ आते हैं। और पिछले बार आप समझे सब लोग यहाँ जाते हैं रोजगार प्राप्त करने। देखिए एक्चुअली क्या हुआ बता दें कि जमुई से जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उस समय है ना, आदरणीय ये रामविलास पासवान जी भी थे, तो उनके प्रति लोगों का स्वाभाविक, वो बड़े लीडर थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सहयोग भी 77 के आंदोलन में रहे थे, तो उनके प्रति लोगों का स्वाभाविक ये लगाव रहा है। और उसी के वही कारण था कि उनको जमुई से जीत प्राप्त हुई थी। अभी चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए उनको पता चल जाएगा कि कितने भाव बिहार के लोग देते हैं। ऐसे लोग, यदि इस तरह के लोग जो मुंबई में विफलता असफलता के पश्चात बिहार में रोजगार प्राप्त करने आए, इनका कितना आधार हो सकता है? और उनके बोलने का कोई नोटिस लेता है क्या? कोई नोटिस नहीं लेता है। सुशील मोदी के बात का नोटिस लेते हैं ना आप लोग? किस संदर्भ में बतलाएं? कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए परमानेंट दरवाजा बंद है भाजपा। अरे तो कोई उनको एप्लीकेशन दिया है, छटपटा रहे हैं। आपको बतला दे, दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दे आप ही के नेता ने नहीं, सुशील मोदी होते तो बात अलग होती। मैं बतला दूं कि दो महत्वपूर्ण बात है कि क्यों बीजेपी की छटपटाते, क्यों ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, क्यों बार बार ह्यूमर उठाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग फिर बीजेपी के साथ एनडीए में जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण फैक्टर। एक तो बीजेपी ने सी वोटर्स के माध्यम से यहाँ सर्वे करवाया बिहार में, और उस सर्वे के रिपोर्ट जो आए उसमें यह कहा गया कि 40 सीट में 37 सीटों पर महागठबंधन की विजय होगी, किसी तरह 3 सीट बीजेपी को प्राप्त होगी। फिर आप देखिए अभी हाल में पिछले महीने में ही आरएसएस ने संपूर्ण भारत का सर्वे करवाया और विशेष रूप से बिहार का भी सर्वे करवाया, और उसने पाया कि जब तक बीजेपी को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का समर्थन नहीं मिलेगा ना, ऐसी स्थिति में बीजेपी सब 100% सीट हार जाएगी। तो बीजेपी घबराई, आरएसएस पर्टिकुलरली बीजेपी पर दबाव डाल रही है और ये छटपटा के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जबकि हम लोग तो महागठबंधन के साथ रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं। रियलिटी यही है कि तो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। अब देखिए ना, इनके पार्टी के हमने उदाहरण दिया कि राजीव प्रसाद रूडी, यहाँ रविशंकर प्रसाद, कई लोग ऐसे यहाँ देखिए। उसके अलावा अब देखिए ना, शाहनवाज हुसैन, राइट, इन लोगों ने जानबूझ के उनको केंद्रीय मंत्री थे यहाँ स्टेट में मिनिस्टर बना दिया। तो कद को छोटा करने की प्रवृत्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी में हमेशा रही है, और बीजेपी में गहरा असंतोष व्याप्त है। वहाँ भगदड़ बचने वाला है, हमारे यहाँ नहीं। हम लोग संतुष्ट व्यक्ति हैं, हम लोग समाजवादी धारा के लोग हैं, है ना। हम लोग न लालच करते हैं, न लोभ करते हैं, न तानाशाही विचारधारा पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि विपक्षी एकजुटता हो। हाँ। बिहार में तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों ने विपक्षी एकजुटता कर दिया। कमियां बेसियां होती रहती हैं, केजरीवाल भले अपना अलग गला पर है, लेकिन विपक्ष की बैठक में वो शामिल हुए, यही काफी है कि वो आपके साथ हैं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मंच बनाने की तैयारी आपने शुरू कर दी है, तो आपका काम तो हो गया सर। तेजस्वी यादव की ताजपोशी वाला मामला अटका हुआ है, उसको कहाँ से आप लोग देखिए बने, ये सब मैनिपुलेशन या नया ह्यूमर, ये तो कोई चर्चा। तेजस्वी यादव की ताजपोशी तेजस्वी यादव स्वयं कह चुके हैं कि होगा जल्दी। नहीं, तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा कि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, और मैं आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ, बेहतर रूप से काम कर रहा हूँ। तो चाहे तो मीडिया वाले या अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग ही इस तरह का प्रश्न उठाते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम कल बनने की नहीं, ऐसी तो बात नहीं की, लेकिन नीतीश ने कहा था कि तो किसने कहा कोई पर्टिकुलरली है रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास है क्या? तो ये सब मैनिपुलेशन थी सबके सामने कि मेरे बाद अब यही लोग संभालेंगे। यही लोग का मतलब क्या है? युवा पीढ़ी। आप समझिए इसको। ये मान लीजिए कि तेजस्वी यादव तो अच्छे हैं ही, बेहतर हैं, है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ उनकी भूमिका अच्छी रही है, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पर्टिकुलरली आप लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं उसको, है ना। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव तो हैं ही, उनको नजरअंदाज करने की बात नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी की ओर उन्होंने इशारा किया था, जैसा मैं मानता हूँ। एक और सवाल है सर कि मतलब बड़ा कुनबा तो विपक्ष का बना लिया आपने,
लेकिन सहभागिता सबकी बराबर नहीं सुनिश्चित हो पा रही है। कई लोग अलग अलग दिख रहे हैं। खास तौर पे एक बैठक फिर होनी थी शिमला में, कांग्रेस ने कहा कि चलिए बैठक करा लेते हैं। अब खबर आ रही है कि बहुत सारे दल उसमें तैयार नहीं हैं। बेंगलोर शिफ्ट किया गया, अब बोल रहे हैं वहाँ से भी शिफ्ट करेंगे। देखिए, वेन्यू कुछ भी हो, आप निश्चिंत रहे। जैसे 23 जून को जो बिहार में जो बैठक हुई थी उससे अधिक है ना प्रभावी बैठक अन्य स्थानों पर होगी। स्थान तो शिफ्ट होना तो पूरा संपूर्ण भारत है हमारे लिए, और हम तो पूरे भारत में है ना भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो यदि बैठक शिमला में हो या बेंगलुरु में हो, क्या अंतर पड़ता है? एकता होनी चाहिए, और यह स्पष्ट रूप से दिखलाई भी दे रहा है। एकदम अंतिम सवाल है मेरा। मैंने इस सवाल को सर बचा कर रखा था। जदयू के कई लोग आए, लेकिन मैंने सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा कि आपसे ये सवाल पूछना जरूरी होगा। यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड, जो नेचुरल स्टैंड है, उससे अलग मुझे लग रहा है। ये कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी साथ होते हैं अगर भाजपा के, तो शायद इस मुद्दे पर ट्रिपल तलाक की तरह ही रिएक्ट करते हैं, ना कि आज जो यूसीसी पर सीधे सीधे विजय चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, ये आवश्यकता ही नहीं है इसकी। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि भारत के परिस्थितियों को आप देखें। इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कंट्री। और धार्मिक विविधता का राष्ट्र है, और धार्मिक विविधता के कारण ही संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को समाहित किया, सर्वधर्म समभाव। राइट। तो जैसे देखिए कि जैसे क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है उसके लिए आईपीसी, कानून का धर्म से क्या है? नहीं, मैं आपको बतला दूं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए सीआरपीसी आईपीसी है, सिविल मामले के लिए सीपीसी है, लेकिन मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग कानून है। और यह कानून जो है जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, उस धर्म विशेष के परंपरा और मान्यताओं पर आधारित है। तो भारत में तो कई धर्म हैं, और भारतीय संविधान सभी धर्म को संरक्षित करने का काम करती है। समान भाव, जो भी शासक होंगे वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेंगे। यही तो संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता है। तो यदि आप उन सारे पर्सनल लॉज को जो उस धर्म विशेष के परंपरा और मान्यताओं पर आधारित है, उसको हटा के आप यूनिवर्सल लॉ बनाएंगे, तो क्या धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं है क्या? मैं महत्व मैं इसको टेक्निकली आपको डिफाइन कर दूं। देखिए, भारतीय संविधान में यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड के प्रावधान आर्टिकल 44 में है, जो डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक है। राइट। डीपीएसपी में ही आर्टिकल 37 है, जिसमें कहा गया है कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब डीपीएसपी के इन्फोर्समेंट के लिए आपको न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार नहीं है। दूसरी ओर आप देखिए, चूंकि हमने कहा कि ये पर्सनल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, तो जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है वो आर्टिकल 25 to 28 है। इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और मैं आपको बतला दूं कि देयर इज अ क्लियर कट प्रोविजन दैट स्टेट शैल नॉट, है ना, विल नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है कि यदि मान लीजिए कि कोई स्टेट यदि वायलेट करती है फंडामेंटल राइट को, तो न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो यदि आप पर्सनल लॉ को समाप्त करते हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या जो सिख के लिए बदलाव तो हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, निश्चित बदलाव तो अलग चीज है। देखिए, मैं आपको बतला दूं, पारसी में मैं उदाहरण दे दूं कि दो बातें वो कह रहे हैं पारसी में क्या एक है कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ये बोल रहे हैं, दूसरा वो एक नारा दे रहे हैं, एक देश एक कानून। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप गोवा में, ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड है। आप गोवा की स्थिति को देखिए, गोवा में पुर्तगीज लॉ है, पुर्तगीज कॉमन लॉ है, और उसमें भी वह लॉ नहीं है जिसकी बात बीजेपी वाले करते हैं। वहां आपको जानकारी है, हिंदू को कुछ परिस्थितियों में, है ना, शादी करने का अधिकार है। मैंने पढ़ा है, उसमें देखा है कि यदि 25 वर्ष के उम्र में यदि महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं और 30 वर्ष की उम्र में यदि पुत्र नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके कंसेंट से उनके पति को फिर मैरिज करने का अधिकार है, जो मुस्लिम को उपलब्ध नहीं है। तो वहां की स्थिति ही अलग है, वो तो पुर्तगीज लॉ है। और आपको पता ही ना है कि वो पुर्तगीज कॉलोनी था जो भारत में, तो जो कानून वहां चल रहे थे उसी को समाहित किया गया, तोड़ मरोड़ नहीं किए गए, है ना। तो उसको अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाना या गोवा को एग्जाम्पल साइट करना, आई थिंक दैट दिस इज नॉट प्रॉपर, वो इलीगल होगा। बहुत
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भाजपा बहुत आसानी से आप लोगों के सामने रख देती है, देश की जनता के सामने रख देती है, ताकि आपको समझाना पड़े, वो उसका फायदा उठा ले। कभी नहीं। आप समझिए कि भारत की जनता जान चुकी है, भारत की जनता यह समझती है कि भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठे के वादों करने वाली पार्टी है, और भाजपा कभी जनहित में काम नहीं करती, वो तो पूंजीपतियों के लिए काम करती है। और दूसरी बात, इन दिनों नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो बात करते हैं, कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा था कि एनसीपी पर के जो नेता है उस पर लगभग 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन देखिए उन लोगों को उन्होंने समाहित कर लिया। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, यदि कोई क्राइम करे, किसी का मर्डर करे और उस वॉशिंग मशीन में चला जाए तो ही इज एक्सोनेटेड फ्रॉम ऑल पर्टिकुलर ऑफेंस। तो बीजेपी की यही स्थिति है। और बीजेपी देखिए हमारा विरोध कहाँ है, बहुत गलतफहमी है कई लोगों को कि नहीं हम लोग जो करप्शन को प्रमोट करते हैं, वी नॉट कंप्रोमाइज विथ आवर बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। मैं बतला दूं कि हम लोग की आपत्ति है समय से, हम लोग की आपत्ति है उसकी प्रक्रिया से, हम लोग की आपत्ति है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से। जैसे एडीआर का रिपोर्ट है कि जो 42% जो केंद्रीय मंत्री हैं दे आर फेसिंग सीरियस चार्ज, ठीक है ना। बीजेपी के 116 जो सांसद हैं उस पर क्रिमिनल चार्ज चल रहे हैं, राइट। हत्या, अपहरण, रेप इत्यादि की घटनाएं महाराष्ट्र में जो नए मंत्री बने सभी लोगों पर चार्ज है ना। नहीं, इसके पृथ्वीराज चौहान ईडी केस में वो जेल 2 वर्ष होके आए हैं ऑलरेडी, वो केस बने कुछ समय पीरियड तो वो काट ही चुके हैं। इसके अलावा आपको बतला छगन भुजबल है ना। इसके अलावा आप देखिए, हाँ छगन भुजबल के बारे में, पृथ्वीराज छगन भुजबल के बारे में मैंने कहा था। इसके अलावा मैं आपको बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं कि तेलंगाना में एक आदिलाबाद के सांसद हैं, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उस पर 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन बार बार बीजेपी जो है उन्हीं को टिकट देके वहां से विजय करवाती है। बतलाइए ये नरेंद्र मोदी का डबल फेस है कि नहीं? कहां गया बने इन लोगों का भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम? ये सीबीआई, ईडी और आईटी का प्रयोग मात्र अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए करते हैं। फंसाने नहीं। कहाँ आप देखिए ना, कन्विक्शन रेट कहाँ है? कुछ समय पहले गृह मंत्रालय ने ही लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया था कि 5422 मामले में, है ना, 5422 मामले में कन्विक्शन रेट मात्र 0.005 था। और देखिए ऐसे भी जनरल क्राइम जो एनसीआरबी का डेटा है, बीजेपी शासित राज्य में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जबकि नॉन बीजेपी शासित राज्य में आप बतला मिजोरम में लगभग 95-98% है कन्विक्शन रेट, जबकि आप देखिए तो आसाम में 5.6%, नरेंद्र मोदी के जो गढ़ हैं गुजरात वहाँ 21.1% है। ये कन्विक्शन रेट बतलाता है द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक द क्राइम एंड करप्शन, राइट। तो स्पष्ट है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ तो ये एफर्ट भी नहीं किया जा रहा है, नॉन बीजेपी शासित राज्य में तो है, राइट। बिहार में भी कन्विक्शन रेट काफी बेहतर है, राइट। तो हम लोग, हमारे आदरणीय नेता की नीति ही नहीं है कि भाई किसी को बचाओ किसी को फंसाओ, कानून अपना काम करेगी। हाँ, हम लोग जो अपडेट करते हैं यही कि भाई जब 2 बार सीबीआई कह चुकी भाई कोई एविडेंस नहीं है, तो महागठबंधन बनने के बाद कोई नया एविडेंस कहाँ से आ गया? 23 जून वाला एविडेंस है जिसके आधार पर कुछ नहीं, डिस्टेबलाइज करने का कयास की बात नहीं है, ये रियलिटी है, रियलिटी। और ऐसे भी बने जो वर्डिक्ट है या किसी को यदि मान लीजिए कि आप ये गिल्टी साबित करते हैं तो जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग की तो पूर्ण आस्था न्यायपालिका और संविधान में है, और उसी के लिए हम लोग फाइट भी कर रहे हैं। देखिए, फर्जी राजनीतिक नारों को आंकड़ों से लड़ा जा सकता है। इस इंटरव्यू में हमने लगभग ये बात स्पष्ट कर दी। मैंने तो सवाल पूछे, लेकिन इन्होंने एक एक करके चैप्टर खोल के सब समझा दिया आपको। मैंने कहा था कि यूसीसी के सवाल पर एक ऐसे विशेषज्ञ को आपके सामने लाऊंगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मुस्लिम तुष्टिकरण या एक देश एक कानून की बात करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सुनना चाहिए कि परिमल जी ने किस तरीके से इस टॉपिक का ही व्याख्यान कर दिया। देश आपका अलग है, देश आपका बिल्कुल असमान है, कैसे समान कानून ला सकते हैं? निश्चित तौर पर हर वो चीज़ जो भाजपा करती है सत्ता में आने के लिए, उसे कई लोग जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं, लेकिन प्रश्न करना जरूर आवश्यक है। आज हमने इनसे प्रश्न किया, बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी सॉल्व हुई, हमें उम्मीद है कि आपकी भी जिज्ञासाएं सॉल्व हुई हैं। इसी तरीके से खबरें लगातार भारत लाइव पर चलती रहेंगी, नजरें भारत लाइव पर ही रखिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।